ब्लड ग्रुप रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया। इनमें से दो मुख्य समूह एबीओ तथा आरएच है। इनका उपयोग पूरे विश्व में होता है। एबीओ रक्त समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो एंटीजन या प्रतिरक्षी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। ये एंटीजन ए और बी है जो प्रतिरक्षी अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। 4 रक्त समूह हैं ए, बी, ए बी और ओ। में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हुए हम देखते हैं कि अगर रक्त समूह में ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर एंटीजन ए होगा और रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडीज स्मॉल बी होगा और रक्तदाता समूह हो जाएंगे इसके ए और ओ, यानी कि ए और ए से रक्त ग्रहण कर सकते हैं। रक्त समूह बी, इस पर एंटीबॉडीज स्मॉल ए होता है तथा एंटीजन बी होता है और रक्तदाता समूह होता है बी और ओ। फिर रक्त समूह ए बी, इनकी सतह पर एंटीजन ए बी होता है और एंटीबॉडीज रुधिर प्लाज्मा में नहीं पाए जाते और रक्तदाता समूह होते हैं इनके ए बी और ओ। रक्त समूह ओ, इनमें लाल रुधिर कणिकाओं पर एंटीजन नहीं पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज होते हैं ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं। रक्तदाता समूह इनका होता है ओ का ओ ही होता है। जब रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है, रुधिर को चढ़ाया जाता है, तो उससे पहले रुधिर की जांच कर लेनी चाहिए क्योंकि इसमें आरबीसी को नष्ट होने का खतरा रहता है, डर रहता है। अतः दाता संयोजकता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, जैसे कि एंटीबॉडीज, जैसे एंटीजन ए है तो वह, जैसे कि एंटीजन ए है और एंटीजन ए जब किसी दूसरे समूह के ब्लड ग्रुप में जाता है, यानी कि बी में जाता है या ओ में जाता है, तो वहां जाकर के इसको नष्ट करने के लिए वहां पर एंटीबॉडीज बनाई जाती है और जो ब्लड ग्रुप ए को नष्ट कर देती है। अब हम आगे देखते हैं आरएच समूह। तो आरएच समूह क्या होता है? यह एक एंटीजन होता है, प्रतिजन होता है जो आरएच कहते हैं और यह लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। आरएच एंटीजन को सबसे पहले रीसस बंदर में देखा गया था। ऐसे व्यक्ति जिनमें आरएच एंटीजन होते हैं उनको आरएच पॉजिटिव कहते हैं और जिनमें आरएच नहीं पाया जाता उनको आरएच नेगेटिव कहते हैं। तो रुधिर चढ़ाने से पहले आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव की भी जांच कर लेनी चाहिए। तो इसका एक उदाहरण है कि जैसे कि आरएच नेगेटिव माता के गर्भ में आरएच पॉजिटिव भ्रूण पल रहा होता है, तो अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आरएच एंटीजन सगर्भता में माता के आरएच नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के आरएच
नेगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। तो इससे ये पता चलता है जो RH पॉजिटिव है और RH नेगेटिव है, शिशु का ब्लड ग्रुप की जो एंटीजन है वो संपर्क में नहीं आएंगे, और ब्लड ग्रुप कब संपर्क में आएगा? प्रसव के दौरान। अतः ऐसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। यदि परवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से भ्रूण के रक्त में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो जाता है। तो हमने देखा कि अगर परिवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से, यानी माता के रक्त से भ्रूण के रक्त में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो जाता है, और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती है, और यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है, या उसे रक्ताल्पता या खून की कमी या पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं, और इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं रुधिर स्कंदन के बारे में, रक्त की जमाव के बारे में। जैसे ही किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो चोट लगे हुए स्थान पर घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल भूरे रंग का झाग बन जाता है, जिसको हम रक्त का थक्का या स्कंदन कहते हैं, और यह स्कंदन फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है तथा इसमें कुछ क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ यानी कि रुधिर कणिकाएं भी उलझी रहती है, और यह जाल फाइब्रिन के कारण बनता है। फाइब्रिन रुधिर में निष्क्रिय अवस्था में फाइब्रिनोजन के रूप में रहता है, और इसको सक्रिय फाइब्रिन बनाने में एंजाइम थ्रोम्बिन की भूमिका होती है। थ्रोम्बिन भी रुधिर में प्रोथ्रोम्बिन के रूप में निष्क्रिय अवस्था में रहता है, और इसको सक्रिय करता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। और रुधिर का थक्का बनाने में कैल्शियम आयनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम देखते हैं लसिका या ऊतक द्रव्य। तो लसिका ऊतक द्रव्य क्या होता है? जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं, और इस तरल को अंतराली द्रव्य या ऊतक द्रव्य कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव्य से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव को एकत्रित कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ देता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह तरल द्रव को लसिका कहते हैं, और लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर के लिए एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करते हैं। आत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो लसिका द्रव होता है उसमें रुधिर कोशिकाएं और बड़े प्रोटीन अणु नहीं होते, बाकी जो बचता है वो लसिका द्रव कहलाता है। और लसिका द्रव में एंटीबॉडीज बनाने के लिए लिम्फोसाइट्स पाई जाती है, और आंत्र की उंगली प्रवर्ध में लैक्टियल वसा वाहिका होती है, जो लैक्टियल ऊतक वाहिका लसिका वाहिका होती है जो वसा का अवशोषण करती है, और लसिका जो है सभी पदार्थों का वहन करती है, हार्मोन और पोषक पदार्थों का। अब इसके बाद में हम अगले वीडियो में परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे।